हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अनीता देसाई की बहुत ही फेमस नॉवेल क्राई द पीकॉक की समरी देख रहे हैं। तो ये जो नॉवेल है इसमें अनीता देसाई ने बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर किया है, जैसे कि एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, यानी किस तरीके से आदमी आज बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसे ज़िंदगी बेमतलब लगती है। साइकोलॉजिकल डिसकंटेंट, यानी लोग अपनी ज़िंदगी से कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। फ्रेजिलिटी ऑफ सैनिटी, यानी एक सही फ्रेम ऑफ माइंड में रहना आज कितना डिफ़िकल्ट हो गया है, और कैसे बहुत से लोग आज डिप्रेशन या पागलपन के शिकार हैं। इन थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है माया नाम की एक लड़की के द्वारा। तो चलिए अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। अनीता देसाई, एन इंडियन ऑथर, इज़ रिनाउंड फॉर हर थॉट प्रोवोकिंग वर्क क्राई द पीकॉक। तो ये बहुत ही फेमस नॉवल है अनीता देसाई की। द बुक विच वॉज रिलीज्ड इन 1963 delves deep into human emotion by focusing on topics like existential depression, psychological discontent and fragility of sanity। तो ये सारी जो हैं वो थीम्स हैं इस नावल की, जो रिलीज़ हुई थी 1963 में। अब चलिए हम समरी को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस नावल में क्या बताया गया है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल नेम माया। माया नाम की एक लड़की की एक कहानी है। हु वॉज सराउंडेड बाय चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिज़ास्टर, जिसे बचपन में ही ये बता दिया गया था। एक सेंट किस्म का आदमी होता है, साधु होता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा जब तुम बड़ी होगी, डिज़ास्टर होगा। माया इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैरिड गर्ल। तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की होती है जिसकी शादी हो गई होती है। हर हस्बैंड्स नेम इज़ गौतम। उसके हस्बैंड का नाम गौतम था। शी वॉज अलोन एट होम विथ ओनली हर फादर हु वॉज अ लॉयर विथ हर आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर एंड हर ब्रदर हैविंग गॉन टू अमेरिका टू कार्व हिज ओन इंडिपेंडेंट डेस्टिनी। तो अब यहाँ पे माया के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है कि कैसे अपने घर में वो हमेशा से अकेली थी। उसकी मम्मी की मौत हो चुकी थी और अपने फादर के साथ वो अकेले रहती थी। उसका भाई जो है वो अमेरिका गया था अपना नसीब आजमाने। शी गॉट ऑल द अटेंशन फ्रॉम हर फादर। अब क्योंकि वो अकेली थी इसलिए उसके फादर ने उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया, इनफैक्ट उसे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग दी, और उसे ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी है। लेकिन शादी के बाद उसकी दुनिया बदल गई और उसका हस्बैंड उसे उसी तरह का अटेंशन नहीं दे रहा था जैसे उसके पापा उसे दिया करते थे। तो उसके हस्बैंड भी एक लॉयर थे, बट बीइंग अ बिजी मैन ही फेल टू मीट हर डिमांड्स। लेकिन वो क्योंकि बहुत ही बिजी रहा करते थे इसलिए वो उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। द एक्सेसिव लव माया गॉट फ्रॉम हर फादर मेड हर have a feeling that the world is a toy especially made for her, painted in her favorite colors and set moving according to her tunes. Seeing her morbidity, her husband warns her of turning neurotic and blames her father for spoiling her. तो उसे हमेशा से ये सिखाया गया था कि पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम जो चाहे वो करो। लेकिन जब उसकी शादी हुई तब उसे वैसा ही अटेंशन अपने हस्बैंड से नहीं मिला, और फिर उसका हस्बैंड उसे ब्लेम करने लगा कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है, और ध्यान रखना कि ज़्यादा न्यूरोटिक पागल मत हो जाना इन सब चीज़ों के पीछे। Although the reason for Maya's neurosis is not her father but persistent obsession of the prediction by the albino astrologer of death either for her or her husband within 4 years of their marriage। लेकिन माया के पागलपन के पीछे उसके पापा नहीं थे बल्कि एक एस्ट्रोलॉजर था जो कि उसे ये बताता है कि तुम या तुम्हारे हस्बैंड जब तुम्हारी शादी होगी तो विद इन 4 years 4 साल के अंदर तुम्हारे या तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, और यही चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है। द टेरिफाइंग वर्ड्स ऑफ द प्रिडिक्शन लाइक द ड्रम बीट्स ऑफ द मैड डीमन ऑफ कथकली बैलेट्स रिंग इन हर ईयर्स एंड अनर्व हर। तो वो जो भविष्यवाणी उस एस्ट्रोलॉजर ने की थी उसके डरावने शब्द उसके कानों में उसी तरीके से गूंजते थे जैसे कि एक कथकली डांसर बीट्स पर नाचता है, उसी तरीके से। शी नोज दैट शी इज़ हॉन्टेड बाय अ ब्लैक एंड इविल शैडो हर फेट एंड द टाइम हैज़ कम। तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसे कोई काली परछाई उसे घेर रही हो और उसका समय आ गया हो। एंड 4 years इट वॉज नाउ टू बी आइदर गौतम और शी। तो 4 साल हो गए थे और इसीलिए अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी या उसके हस्बैंड गौतम की बारी आ गई है मरने की।
The loving attention of her father makes Maya oblivious of the deadly shadow, but as her husband fails to satisfy her intense longing for love and life, she is left to the solitude and silence of the house which prey upon her. तो उसके फादर ने उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया था, जिससे माया उस भविष्यवाणी को काफ़ी टाइम तक भूल गई थी। लेकिन अब क्योंकि उसका हस्बैंड उसे उस तरह का अटेंशन नहीं दे पा रहा था, उस तरह का प्यार नहीं दे पा रहा था, और इसीलिए अपने घर की शांति में उसे फिर से वही पागलपन सवार हो रहा था उसके ऊपर। शी म्यूजेज ओवर हर हस्बैंड्स लैक ऑफ लव फॉर हर एंड वंस शी टोल्ड हिम स्ट्रेट टू हिज फेस दैट हाउ शी वॉन्टेड लव एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो वो अपने हस्बैंड के बारे में कहती है उसको कि तुम मुझे ना समझते हो, और उसे प्यार की ज़रूरत थी और उसे प्यार नहीं मिल रहा था। टेम्परामेंटली देर इज़ नो कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन माया एंड गौतम। तो माया और गौतम के बीच कोई कॉम्पैटिबिलिटी नहीं थी, और माया जो कि काफ़ी रोमांटिक थी, गौतम बहुत ही प्रैक्टिकल था, वो ज़रा भी रोमांटिक नहीं था, और उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप भी आ गया था। और इसी वजह से माया जो है हमेशा उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी के बारे में सोचा करती थी। हर अटेम्प्ट्स टू डाइवर्ट हरसेल्फ बाय विजिट्स टू हर फ्रेंड लीला एंड पॉम और मिसेस लाल्स पार्टी और द रेस्टोरेंट एंड द कैबरे प्रूव पावरलेस टू डिस्पेल द क्रीपिंग टेरर। तो बार बार अपने फ्रेंड से मिलने जाया करती थी ताकि उसका डर जो है वो किसी तरीके से निकल सके, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। द विजिट ऑफ गौतम्स मदर एंड सिस्टर नीला ब्रिंग्स अ ब्रीफ रेस्पाइट टू हर एंड शी एन्जॉयज़ हर बिजी लाइफ इन देयर कंपनी। तो जब गौतम की माँ और उसकी बहन आते हैं तब उसे थोड़े दिन तक अच्छा लगता है, बट वंस दे आर गॉन शी फाइंड्स हरसेल्फ अलोन विद हर हॉरर्स एंड नाइटमेयर्स। लेकिन उनके जाने के बाद फिर से माया उसी तरह के ख्यालों में डूब जाती है। Maya is so disturbed by the prophecy that she always thinks about the prophecy accompanied by a peacock's cry. तो माया इतनी ज़्यादा डर जाती है उस भविष्यवाणी से कि वो हमेशा उसके बारे में सोचा करती है, और उसके साथ साथ वो एक मोर की चीख के बारे में भी सोचा करती है। दोनों चीज़ों को वो एसोसिएट करती है, और इसीलिए नॉवेल का जो नाम है द पिकॉक्स क्राई है। लिसनिंग टू द क्राई ऑफ द पिकॉक इन द रेनी सीजन मेड हर रियलाइज दैट शी शुड नेवर स्लीप इन पीस। तो जब भी बारिश के मौसम में वो किसी मोर को चिल्लाते हुए सुनती थी तो उसे बहुत डर लगता था, और उसे ऐसा लगता था कि वो शांति से सो भी नहीं पाएगी। शी न्यू शी वॉज गोइंग इनसेन। उसे पता था कि वो पागल होती जा रही है। माया सफ़र्स फ्रॉम हेडेक्स एंड एक्सपीरियंसेस रेजेस ऑफ रेबेलियन एंड टेरर। तो उसे हमेशा सर दर्द होते हैं और हमेशा डर लगता है। As she moves towards insanity, she sees the vision of rats, snakes, lizards and iguanas creeping over her. तो जैसे जैसे वो पागल हो रही थी, वो चूहों के, सांपों के और लिजर्ड्स के बारे में सोचती थी कि वो सब उसके शरीर पर चल रहे हैं। हर डार्क हाउस अपीयर्ड लाइक अ टूम टू हर। और उसका अंधेरा घर उसे एक तहखाने की तरह लगता था। In an interval of sanity, an idea struck her that since the astrologer predicted death to either of them, it may be Gautam, not she, whose life is threatened. और फिर वो ये सोचने लग जाती है कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि दोनों में से एक की मौत होगी, तो क्या पता गौतम ही मर जाए, वो ना मरे। देन शी डिसाइड्स टू किल हिम। और फिर वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो गौतम को ही मार देगी। वन यूजुअल डे गौतम वॉज मच लॉस्ट इन हिज वर्क एंड शी आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हर टू द रूफ ऑफ देयर हाउस टू एन्जॉय कूल एयर। और एक दिन जब गौतम अपने काम में खोया हुआ था तो वो गौतम से कहती है कि चलो हम ऊपर चलते हैं छत में ठंडी हवा लेने। ही अग्रीड एंड अकम्पनीड हर टू द रूफ लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। तो गौतम उसके साथ छत पर जाता है और तभी भी वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। पासिंग आउट ऑफ द रूम, माया कैचेज साइट ऑफ ब्रॉन्ज शिवा डांसिंग एंड प्रेज टू द लॉर्ड ऑफ डांस टू प्रोटेक्ट देम। रूम से बाहर निकलने के टाइम पे माया शंकर जी को देखती है डांस करते हुए, जो कि उनकी मूर्ति थी, और लॉर्ड ऑफ डांस से वो कहती है कि हमारी रक्षा करना। क्लाइंबिंग द स्टेज शी फाइंड्स हर कैट सडनली स्पीडिंग पास देम इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट अलार्म। जब वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो वो देखती है कि उसकी बिल्ली जोर से भागते हुए जाती है। फाइनली वो लोग टेरेस के एंड पर पहुँचते हैं, और जैसे वो लोग टेरेस के एंड पर पहुँचते हैं वो गौतम को धक्का दे देती है पैरापेट से, और टू पास थ्रू एन इमेंसिटी ऑफ एयर डाउन टू द वेरी बॉटम। और गौतम वहाँ से सीधे नीचे गिरता है
और उसकी मौत हो जाती है। और वहीं पे माया का स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है। जो वो सोच रही थी कि दोनों में से एक इंसान ख़त्म होगा ही, तो गौतम को वो मार देती है और इस तरीके से उसका जो मेंटल स्टेट है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके बाद फिर एंड में गौतम की माँ और बहन आती हैं और फिर माया को वहाँ से ले जाती हैं और उसके फादर के घर में छोड़ देती हैं, क्योंकि वो समझ जाती है कि माया पूरी तरीके से इंसेन हो गई है, पागल हो गई है। अभी चलिए हम इसकी एनालिसिस देख लेते हैं इस नावल का। वन ऑफ द बुक्स मेन थीम्स इज़ द पोर्ट्रेयल ऑफ एग्जिस्टेंशियल ग्रीफ। तो बुक की जो मेन थीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एग्जिस्टेंशियल ग्रीफ है। यानी हम जो जीते हैं वो कभी ना कभी एंड होने वाला है। तो माया के भी दिमाग में यही बात थी उसकी डेथ के बारे में। द मेन कैरेक्टर माया स्ट्रगल्स विद अ सीवियर सेंस ऑफ मीनिंगलेस एंड एन ऑनगोइंग एंग्जाइटी ऑफ पासिंग अवे। तो माया के दिमाग में हमेशा मीनिंगलेस छुपा हुआ था उसके दिमाग में, और वो सोचती थी कि जीना बेकार है, क्योंकि एक दिन तो जीना ख़त्म हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। पासिंग अवे का डर उसे हमेशा सताता था। शी हैज़ अ सीवियर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एज अ रिजल्ट ऑफ हर एक्यूट डिससेटिस्फैक्शन विथ हर एग्जिस्टेंस एंड सर्च फॉर सिग्निफिकेंस। तो उसे हमेशा इम्पोर्टेंस की तलाश रहती थी, अपने आप को इम्पोर्टेंस वो देना चाहती थी, और इसीलिए जब उसके फादर उसे इम्पोर्टेंस देते थे तब उसे खुशी होती थी, लेकिन जब हस्बैंड नहीं दे रहा था तब उसे दुख होता है। इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से। अनीता देसाई इन्वेस्टिगेट्स द एग्जिस्टेंशियल डिलेमा पीपल फेस बाय डिवाइडिंग इनटू फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग लाइफ इन अ वर्ल्ड दैट फ्रीक्वेंटली अपीयर्स फ्रैगमेंटेड एंड मीनिंगलेस। तो अनीता देसाई इन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रही है अपने नॉवल में कि कैसे लाइफ बहुत मीनिंगलेस है और कुछ लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। द पिकॉक्स क्राई विच डेवलप्स इनटू अ रिकरिंग मोटिव मिरर्स मायाज इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिज़ायर्स। तो पिकॉक की क्राई, जो कि बार बार नॉवेल में उसका जिक्र होता है, वो एक्चुअली माया के अंदर जो तूफान मचा हुआ था उसको दर्शाती है। तो यहाँ पर हमारी समरी और एनालिसिस ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।